मैं 40 दिन की थी जब मेरी ज़िंदगी की अजीब कहानी की इब्तिदा हुई। बेशक घर में खुशहाली थी, मगर मेरे नसीब में न थी। घर के सभी अफराद खुशमिजाज थे, ताहम मेरे साथ इनका रवैया रोज़ बरोज़ अजीब होता जा रहा था। मैं अभी बच्ची थी, कुछ समझ न पाती थी। अम्मी अब्बू खरीदारी को जाते तो मारा और सलमा को साथ ले जाते, जबकि मुझको छोटे भाई फरहान के साथ घर छोड़ जाते थे। मैं समझती थी कि यही मेरी ड्यूटी है। अपने वालिदैन से कोई शिकायत न करती। मुझे नाज़ बर्दारियों की आदत ही न डाली गई थी, इसलिए किसी बात पर ज़िद न करती थी। एक बार ईद की खरीदारी को मेरे तीनों बहन भाई गए, मगर वालिदैन मुझको साथ न लेकर गए कि घर के तमाम कामों का बोझ मेरे कंधों पर था। वो सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लेकर खुश खुश घर वापस आए, मगर मेरे लिए कुछ न था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा ख्याल था कि मुझको गले लगाकर पूछेंगे कि तुम रो क्यों रही हो, मगर इन्होंने ना पूछा। बल्कि अम्मी बोली, रूमी तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? हम थक कर आए हैं, हमारे लिए चाय बना कर ला। पहली बार एहसास हुआ कि अम्मी अब्बू मुझसे इतना प्यार नहीं करते जितना वो अपने दीगर तीनों बच्चों से करते हैं। अजीब बात यह थी कि मैं अपने बाप से ज़्यादा माँ से डरती थी, क्योंकि वो मुझको कभी कभी बहुत बुरी तरह डांट देती थी। सबसे बड़ा सितम जो हुआ वो ये कि मुझको स्कूल न भेजा गया। शुरू में इतना एहसास न था। ज्यों-ज्यों शऊर के ज़ीनें चढ़ती गई, मेरा सामना तन्हाई के असेब से होने लगा। तब पड़ोसन खाला मुझको पढ़ाने आने लगी, तो भी तन्हाई का भूत दूर न हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ये असेब मुझ पर कब्जा जमाने लगा। अब मुझसे जो करने को कहा जाता, बिना चूं चां के करती। मैंने बोलना तक छोड़ दिया था। लगता था आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से दूर हो रही हूँ। मेरी संजीदगी, मेरी गंभीर खामोशी कभी किसी ने नोटिस न लिया। माँ बाप के होते हुए यतीमियों जैसी जिंदगी हो गई थी। वालिदैन की मोहब्बत का मुझको कोई तजुर्बा न था। तन्हाई की इस कदर आदी हो गई थी, घर वाले चले जाते तो अपने काम काज में मशगूल हो जाती। एक रोज़ जब घर के सभी अफराद कहीं गए हुए थे, मैं अकेली थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस से खाला आई थी। मैंने इनको कमरे में बिठाया, बताया कि अम्मी अब्बू और तीनों बच्चे खरीदारी को बाजार गए हुए हैं और तुमको वो घर के काम काज के लिए छोड़ गए हैं। खाला ने पूछा, कोई बात नहीं खाला, मेरे छोटे बहन भाई बाहर जाने से खुश होते हैं। इनमें और मुझ में कोई फर्क तो नहीं, वो खुश हैं तो मैं खुश हूँ। तब खाला ने ठंडी सांस भरकर कहा, क्या किया जाए, तेरा बाप भी तो न जाने कहाँ चला गया है और माँ तेरी शादी करके दूसरों की हो गई है। इसको इस मर्द के बच्चे तो दिखते हैं, पर तू नहीं। जाने तेरी माँ की ममता को क्या हो गया है। इनकी बात पर तो मैं हैरत से इनके चेहरे को तकने लगी। खाला सच बताओ, क्या अब्बू मेरे हकीकी बाप नहीं हैं? जो कहना था कह दिया बेटी। बार बार वो बात ना कहलवाओ जो मैं नहीं कहना चाहती। आपने बात मुंह से निकाल ही दी है तो अब पूरी बात बताएं कि अम्मी भी मेरी नहीं है। ये भी मुझसे वैसा प्यार नहीं करती जैसा मेरे छोटे भाई और बहनों से करती हैं। हाँ बेटा, बस ऐसा ही जानो। माँ भी मर गई है तेरी, लेकिन अब तो तुमने इन्हीं के पास रहना है। अब तेरा इस दुनिया में है ही कौन? खाला की बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। खाला की बातें मेरी समझ में आ भी रही थी और नहीं भी। मुझको हैरान और परेशान देखकर वो बोली, बेटा रेहान साहब की औलाद न थे और वो दूसरी शादी करना चाहते थे। इस वजह से तुझको अपने मज़ारे से ले लिया था। जब औलाद होगी तो इनको अपने बच्चे प्यारे लगने लगे और तुझको एक जानब कर दिया। यही सच है। सारे मोहल्ले में एक मैं ही इस राज की गवाह हूँ। आज इस वजह से बता दिया है कि मैंने तो मर जाना है। तुझको असल हकीकत कोई बताए या ना बताए, शायद मैं भी ना बताती, लेकिन तेरे हालात देखकर दुख होता रहता है। तुम्हारी माँ की तब्दीली पर हैरत है। पहले पहल तो इन्होंने तुमको ऐसा प्यार दिया, दूसरे बच्चों के होने के बाद तुम इन्हें बोझ लगने लगी। अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम तो बस एक मज़ारा की बेटी हो।
जो वो डेरों की चाकरी के लिए ही होते हैं। ये सुनते ही मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। अब मुझको अम्मी अब्बू के रवैये की समझ आ गई, वरना मेरे नन्हे से दिमाग में ये मामला एक डोर की तरह उलझा हुआ था। अब सारी बात यहाँ थी। मैं इतना रोई कि पहले कभी इतना न रोई थी। खाला को भी दुख हुआ कि इन्होंने ये सब मुझे क्यों बता दिया। मुझे अब भी यकीन न आ रहा था। ये सच है कि मैं इनकी ले पालक हूँ। ये मेरे माँ बाप नहीं हैं और असल माँ बाप कोई और हैं। क्या मैं अब इस दुनिया में लावारिस, बेआसरा और बेसहारा हूँ? वो घर जिसको मैं अपना समझती थी, अब मुझको पराया लगने लगा। लम्हों में ही दिल ने इस घर से शनासाई के सारे रिश्ते तोड़ दिए। ताहम एक मध्यम सी उम्मीद अब भी बाकी थी कि शायद खाला गलत कह रही हूँ। जब किसी को पता नहीं तो खाला इस राज को कैसे जानती हैं? मैंने पूछ ही लिया, खाला ये सब आप कैसे जानती हैं? जब तुम्हारे वालिदैन ने ये घर खरीदा था तो मोहल्ले में बस दो ही घर थे, एक तुम्हारे वालिद का और दूसरा मेरा। बाकी मोहल्ले के मकानात बाद में रफ्ता रफ्ता तमीर हुए और आबादी होती गई। तभी तुम्हारी अम्मी का और मेरा ज़्यादा वक्त साथ गुजरा। हम दोनों तकरीबन सारा दिन ही साथ रहती थी। खाला ये कहकर उठ गईं, वो तो अपने घर सुकून से चली गईं, मगर मेरी ज़िंदगी का चैन तहस नहस कर गई। इनके जाने के बाद यूं जो मैं गौर करती थी, सब बातें समझ में आती जाती थीं कि मुझे इस घर में वो मुकाम और अहमियत नहीं मिलती जो मेरे भाई और दोनों बहनों को हासिल है ती हैं। माँ क्यों बात बात पर मुझको डांटती हैं और बाप घर आता है तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। अब हर वक्त यही बात मेरे जहन में गर्दिश करती है कि मेरे माँ बाप कौन हैं। अब इस घर और घर वालों से मुझे कोई दिलचस्पी ना रही। मैं बिल्कुल खामोश रहने लगी। जो वो कहते मैं कर देती। इन दिनों मेरी बेबसी देखने के लायक थी। सोचती काश ये खाला साहब मुझको ना बताती। इंसान इस वक्त तक सुकून में रहता है जब तक वो बाखबर नहीं होता। आगाही बेचैनी को जन्म देती है। चुनांचे मेरी आगाही भी मेरे लिए अजाब बन गई। मैं हर वक्त एक अनजानी सी आग में जलती रहती थी। मेरा सब्र शायद मेरा वो एतमाद था जो मैं अपने माँ बाप पर करती थी। एतमाद टूटा तो सब्र की दौलत भी मिट्टी में मिल गई। दिल का प्याला अब हर वक्त आंसुओं से लबरेज रहता था। इनकी संगदिली बढ़ती रही, लेकिन अब मुझे इनसे कोई गिला नहीं था, क्योंकि मैं इनकी कुछ नहीं लगती थी। पहले तो मैं इनकी बेरुखी, डांट और नाइंसाफियों से इसलिए बर्दाश्त करती थी कि समझती वो मेरे वालिदैन हैं, जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, ये उनका हक और फरमानदारी मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन खाला ने हकीकत बताकर मुझको खाली हाथ कर दिया था। क्या जुल्म सहना और कुछ ना कहना मेरी तकदीर है? आखिर कब तक? अब यही सवाल हर वक्त मुझको परेशान करने लगा। एक मोहब्बत ही तो वो ताकत है जिसके बलबूते पर दूसरों के हकूक आप अपने हाथ ले सकते हैं। जब इनको मुझसे मोहब्बत न थी तो डांटने, डपटने और हुक्म चलाने का भी हक नहीं था। मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। एक रोज़ अम्मी सलमा और फरहान के साथ किसी के घर सालगिरह में गई हुई थी, जबकि अमारा घर पर थी। अमारा ने कहा, आप मेरे कपड़े धो दो, बाकी काम कर लूँ फिर धो दूंगी। मैंने जवाब दिया, उसे मेरी ये गुस्ताखी ना भाई, इसने धमकाया कि अभी ना धोए तो अच्छा ना होगा। मैंने परवाह न की और अपने काम में मगन रही। अचानक इसने चिल्लाकर मुझे बुलाया, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? क्या तुमने कल मेरे कमरे की सफाई की थी? हाँ की थी। मेरी अलमारी में रुपए रखे थे, वो अब नहीं है। अलमारी तो मैंने नहीं खोली, अच्छी तरह देखो, पड़े होंगे। मैं क्यों तुम्हारे रुपए लूंगी? तुम ही ने लिए हैं। मैंने अच्छी तरह देखा है, वहाँ रुपए नहीं हैं। इसका लहजा तौहीन में था। वो चिल्लाकर बोल रही थी तो मैंने भी इसको इस तरह चिल्लाकर जवाब दिया। तभी वो शिशत रह गई। आपा रूमी, आज क्या हो गया है तुम्हें? जो तुम्हें हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तो रोज़ ही ऐसे बोलती हूँ। तो मैं भी रोज़ अब तुम्हारे साथ वैसा ही बोलूँगी जैसा तुम बोलोगी। मैंने कहा, बात घुमाओ मत, मेरे रुपए वापस कर दो, वरना अम्मी से मार पड़वाऊंगी। यूं हमारी लड़ाई शिद्दत पकड़ गई। इसने गुलदान उठाकर मुझ पर फेंका जो मेरी टांग पर लगा, तो मैंने पास पड़ा वजनी डाला उठाकर इसको दे मारा। वो इसके माथे पर लगा और खून बहने लगा। खून बहता देखकर मैं डर गई। वो तो बिस्तर पर गिर गई। मुझे लगा बेहोश हो गई है।
میں نے پکارا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ خون بدستور بہہ رہا تھا، مجھے اپنا انجام برا نظر آنے لگا۔ میں دروازے کی طرف بھاگی اور گھر سے نکل کر سر پٹ دوڑنے لگی۔ مجھے معلوم نہ تھا کس طرف بھاگ رہی ہوں۔ میری اب کوئی منزل نہ تھی۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ اس عمر میں بھاگتی ہوئی بہت عجیب لگ رہی تھی۔ لوگ حیرت سے مجھ کو سڑک پر بھاگتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے روک کر نہ پوچھا کہ کیوں بھاگ رہی ہو۔ کافی دور تک بھاگتے بھاگتے نہ جانے میں کس جگہ پہنچ گئی تھی۔ شام ہو رہی تھی اور خوف ابھی تک مجھ پر سوار تھا۔ سچ ہے، خوف انسان سے ایسے کام کروا دیتا ہے۔ عام حالات میں تو ہمت ساتھ نہیں دیتی، اسی مقام پر خوف ہمت بن جاتا ہے۔ بالآخر پیروں نے جواب دے دیا اور گلی میں بنے ہوئے مکان کے سائے میں کھڑی ہو گئی۔ تبھی اس مکان سے عورت باہر نکلی، مجھے سیما کھڑا دیکھ کر رک گئی۔ قریب آ کر بولی، لڑکی یہاں ایسے کیوں کھڑی ہے؟ کس کے گھر جانا ہے؟ کسی کے گھر نہیں جانا، میں ویسے ہی گھر سے نکلی تھی، دور آ گئی تو رستہ بھول گئی۔ شام ہو رہی ہے، کیا سوچ کر ویسے ہی گھر سے نکلی تھی اور اب رستہ بھول گئی ہو؟ لڑکیوں کا اس طرح اجنبی جگہوں کی طرف نکل پڑنا اچھا نہیں ہوتا بیٹی۔ چلو آؤ، تمہیں میں گھر چھوڑ آتی ہوں۔ چلو آؤ، تمہیں گھر چھوڑ آتی ہوں۔ تم نے کہاں جانا ہے؟ کافی عرصے بعد کسی نے اتنے پیار سے بات کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہن سے لڑائی ہو گئی تھی، اس کے ماتھے سے خون نکل آیا تو گھر سے نکل کر بھاگ گئی۔ امی ابو آئیں گے تو مجھے مار پڑ جائے گی۔ بہن بھائی کس گھر میں نہیں لڑتے، یہ تو معمول کی بات ہے۔ اچھا آؤ میرے گھر، پانی پی لو، ذرا حوصلہ بناؤ گی تو تم کو میں گھر چھوڑ آؤں گی۔ وہ بازو سے تھام کر مجھ کو اپنے گھر لے گئی۔ کچھ دیر دلاسا دیا، چائے اصرار کر کے پلائی، پھر بولی، دیکھو رات ہونے والی ہے، مجھے سچ سچ بتا دو کیا معاملہ ہے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میرا کوئی گھر نہیں ہے، یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ کچھ حد تو ایسی ہوگی جس کی پناہ میں تم نے زندگی کا اتنا عرصہ گزارا ہے۔ میں نے ان کو ہر بات سچ سچ بتا دی۔ آپ مجھے رکھ لیں، میں اب لوٹ کر گھر نہیں جاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں رہو جب تک رہنا چاہتی ہو، جب کہو گی تم کو تمہارے والدین کے پاس پہنچا دوں گی۔ میں ان کے گھر رہنے لگی۔ انہوں نے اتنے پیار سے رکھا کہ جب کہتے کہ اب اپنے گھر جانے کو راضی ہو جاؤ تو میں رونے لگتی۔ یہ دونوں میاں بیوی ہی تھے۔ ایک ان کا بیٹا تھا جو کمانے کو سعودی عربیہ گیا ہوا تھا۔ اب میں ان سے اور وہ مجھ سے مانوس ہو گئے تھے۔ میں بچپن سے گھر کے کام کاج کی عادی تھی۔ آنٹی کے گھر کا سارا کام سنبھال لیا۔ ان کو بہت آرام ملا اور وہ مجھ سے پیار کرنے لگیں۔ شوہر سے کہا، بچی یہیں رہنا چاہتی ہے تو رہنے دیں، ہم کو کیا پریشانی دے رہی ہے، الٹا آرام ہی دیتی ہے۔ میں یہاں بہت سکھی تھی، نہ کوئی ڈر تھا اور نہ خوف۔ البتہ جب وہ اپنے بیٹے کے آنے کی بات کرتی میں ڈر جاتی، کیونکہ پہلے لوگوں نے بھی اس وقت تک میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا جب تک ان کی اپنی اولاد نہ آ گئی تھی۔ ان کے ہاں اپنے بچے ہو گئے تھے تو انہوں نے مجھ سے آنکھیں پھیر لیں۔ آنٹی قدسیہ اپنے بیٹے کے لیے بہت اداس اور پریشان ہوتی، تو ان کی پریشانی دیکھ کر میرا دل چاہتا کہ کاش ان کا بیٹا آ جائے، لیکن خوف اپنی جگہ قائم تھا کہ کہیں وہ نفرت کرنے والا انسان نہ ہو، کہیں وہ مجھے گھر سے نہ نکال دے۔ اگر ایسا ہوا تو میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن میرا خیال غلط تھا لیکن میرا خیال غلط تھا کہ نواز کی وجہ سے میرا پیار جو آنٹی اور انکل سے ملا تھا چھن جائے گا۔ ایسا نہ ہوا۔ نواز بھی اپنے والدین کی طرح رحم دل اور اچھا انسان تھا۔ وہ میرا خیال رکھتا تھا اور دھیمے لہجے میں احتیاط سے بات کرتا تھا۔ یقیناً یہ اس کے والدین کی تربیت ہی تھی کہ اس میں اتنی حیا تھی۔ پتہ نہیں کب نواز نے مجھے پسند کیا۔ جب آنٹی نے مجھ سے بات کی تو میں حیران رہ گئی۔ میں تو آنٹی کے بیٹے کو دل میں بسانے کی جسارت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے آنٹی نے بہت سمجھایا کہ اپنے والدین کا پتہ بتا دو جنہوں نے تم کو پالا پوسا بڑا کیا۔ آخر میں نے پتہ بتا ہی دیا۔ دونوں میرے والدین سے ملے۔ جو باتیں انہوں نے آپس میں کیں وہ تو میں نہ سن سکی، بہرحال وہ خوش لوٹے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے ہماری اچھی نیت کا صلہ ہم کو دے دیا، ممکن بنا دیا ہے۔ ہم نے تمہارے والدین کو راضی کر لیا ہے، وہ تمہاری شادی میں شرکت کریں گے۔ وہ واقعی تمہارے گھر سے چلے جانے پر بہت پریشان تھے، کیونکہ آنٹی اور انکل دھوم دھام پسند نہ کرتے تھے۔ امی ابو بھی آئے، انہوں نے مجھے گلے لگایا، میں نے ان کو اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔
امی ابو بھی آئے، انہوں نے مجھے گلے لگایا، میں نے ان کو اور انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ واقعی دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور یہ دنیا انہی کے دم سے قائم ہے۔